सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आशा सैनी एक बार फिर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, आज हम हमारी 8वीं कक्षा का पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर पाठ का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है, तो इस पाठ का भी हमारा उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है? जैसा कि आप नाम देख रहे हैं पाठ का, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, अर्थात जब सिनेमा जगत में पहली बोलती फिल्म बनाई गई। तो बोलती फिल्म जो बनी थी वो सबसे पहली फिल्म थी आलम आरा। आलम आरा फिल्म बनने के बाद बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। ठीक है, तो उस दौर के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो जब हम पाठ को शुरू करते हैं तो इसकी जो सबसे पहली जो हमें मुख्य पंक्तियाँ हमें पढ़ने को मिलती हैं वो क्या है कि भाई वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। देश की पहली सवाक फिल्म आलम आरा थी। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, सजीव का अर्थ क्या होता है? जिंदा। इंसान का अर्थ होता है मानव, और उसके बाद सवाक, सवाक का अर्थ क्या होता है? बोलती फिल्म। तो लेखक यहाँ पर देश की पहली बोलने वाली फिल्म का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब देश की पहले बोलने वाली फिल्म आलम आरा प्रदर्शित होने वाली थी तो शहर भर में उसके पोस्टरों पर कुछ इस तरह की पंक्तियाँ लिखी हुई थी कि वे सभी जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। उनको बोलते बातें करते देखो। इन पंक्तियों का अर्थ यह था कि फिल्म में जितने भी पात्र हैं वह सब जीवित नजर आ रहे हैं, सभी उनको बोलते बातें करते देख सकते हैं। इस तरह का विज्ञापन तैयार करके लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उसके बाद क्या था भाई, 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन थी। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ था 14 मार्च 1931 को? क्योंकि यह वह ऐतिहासिक यानी कि इतिहास में दर्ज होने वाली तारीख थी जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई थी, और यह बड़े बदलाव का दिन भी लेकर आई थी साथ में। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। लोकप्रियता का अर्थ होता है प्रसिद्धि, और शिखर, शिखर का अर्थ क्या होता है? उच्च स्थान। तो 14 मार्च 1931 यह भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक तारीख बन गई। इस तारीख में भारतीय सिनेमा जगत में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। पहली बार भारत के सिनेमा में बोलने वाली फिल्म का प्रदर्शन हुआ, और यह वह समय था जब लोगों के द्वारा मूक सिनेमा को अधिक पसंद किया जाता था, क्योंकि उस समय मूक सिनेमा जो था वो भी काफ़ी लोकप्रियता के शिखर पर था। ऐसी बात नहीं थी कि उस समय मूक फिल्में बनती ही नहीं थी, मूक फिल्में भी बनती थी और वो काफ़ी अपनी प्रसिद्धि के शिखर पर भी थी, तो उनका अपना एक अलग स्थान था। उसके बाद क्या है कि पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनी, और उस फिल्म को बनाने वाले फिल्मकार कौन थे? वो थे अर्देशीर एम ईरानी। तो जिस साल पहली बोलती फिल्म को पर्दे पर उतारा गया उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी हुई थी। लेखक के कहने का अभिप्राय है कि ऐसा नहीं था कि एकदम से ही मूक फिल्में बननी बंद हो चुकी थी, और सवाक फिल्मों के आ जाने पर भी कई अलग अलग भाषाओं में मूक फिल्में बन रही थी। परंतु अब बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। अब एक नई तकनीकी आ गई थी जिस कारण फिल्म निर्माता आवाज़ को फिल्मों में शामिल कर सकते थे। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि पहली बोलती फिल्म बनाने वाले फिल्मकार कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए उसका उत्तर क्या है? अर्देशीर एम ईरानी।
ठीक है, अर्देशीर एम ईरानी ने ये पहली बोलती फिल्म बनाई थी। अब बारी आती है कि उन्होंने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी थी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम कुछ नया कार्य करने की सोचते हैं तो उसके पीछे हमारी कोई न कोई सोच, कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। तो अर्देशीर एम ईरानी ने भी पहली बोलती फिल्म बनाई थी। तो ऐसा क्या हुआ कि उनके मन में एकदम से ही पहली बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जग गई। तो भारतीय सिनेमा की पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी थे और अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती हुई फिल्म देखी थी शो बोट, जिससे उन्हें इस तरह की फिल्म बनाने की प्रेरणा मिली और उनके मन में भी भारतीय सिनेमा में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। उसके बाद है पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने फिल्म की पटकथा बनाई। पटकथा का अर्थ क्या होता है? पर्दे पर दिखाई जाने वाली कहानी। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अर्देशीर ने जब देखा कि पारसी के रंगमंच नाटकों को लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया जाता है, तो उन्हें ख्याल आया कि किसी पारसी रंगमंच नाटक की कहानी पर आधारित फिल्म बनाई जाए। और अर्देशीर जी ने फैसला किया कि इस नाटक के जो गाने थे वह भी लोगों में बहुत प्रसिद्ध थे, इसलिए उन्होंने ज्यों के त्यों गाने फिल्म में शामिल कर लिए। तो अपने एक इंटरव्यू में अर्देशीर जी ने कहा था कि उस समय डायलॉग राइटर नहीं होते थे, यानी कि भाई जो उनके संवादों को लिख सके ऐसे राइटर नहीं होते थे, ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी, ना उनके पास कोई गीतकार था ना कोई संगीतकार था, तो उनके पास ऐसी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने W.M. खान। ठीक है, पार्श्व गायक होता है पीछे बोलने वाले। पीछे बोलने वाले। ठीक है, तो इसमें लेखक क्या बताता है हमें? इसमें लेखक यह बताता है कि जब अर्देशीर जी फिल्म बनाने लगे तो उन्हें यह कमियां भी बहुत खलने लगी थी। ठीक है, अब अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की ही धुनें चुनी, यानी कि जो उन्होंने धुन बनाई थी वो ही उन्होंने इस फिल्म के लिए चुनी। और फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया, तबला, हारमोनियम और वायलिन। ठीक है, इनका प्रयोग किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया था। लेखक कहता है कि पहले भी मूक फिल्में बनती थी जिसमें किसी तरह के गीत, संगीत या संवाद नहीं होते थे, लेकिन अब मूक फिल्में बनने लगी थी तो इसलिए अब उनको गीतकार की और संगीतकार की भी आवश्यकता अनुभव हुई। तो आलम आरा फिल्म के गानों के संगीत के लिए अर्देशीर जी ने स्वयं के ही संगीत को चुना और उन्होंने महज 3 वाद्य यंत्र प्रयोग किए थे। उसके बाद क्या है कि मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। तो इसमें उन्होंने क्या बताया है कि आलम आरा फिल्म में पहले गायक जो थे वो थे जिन्होंने पर्दे के पीछे से अपनी आवाज में गीत गाए। वो कौन थे? अभी मैंने आपको बताया है, W.M. खान। ठीक है, तो उनका जो पहला गाना गाया गया था वो था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। तो उस समय उनका यह गाना डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका था, क्योंकि उस समय ऐसे संसाधन नहीं थे जैसे कि आजकल हमारे पास मौजूद है। तो जो मूक फिल्में बनती थी उनकी जो शूटिंग थी वो दिन में ही हो जाती थी, लेकिन आलम आरा जो थी वो पहली बोलती फिल्म थी कि रात में होने के कारण उनको कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। ठीक है, तो कृत्रिम का अर्थ क्या होता है? बनावटी। ठीक है, बनावटी प्रकाश।
और यहीं से ही प्रकाश प्रणाली का भी जन्म हुआ था, प्रकाश प्रणाली का, जो आगे फिल्म के निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी, क्योंकि अब दिन और रात दोनों समय में ही फिल्म बनाई जा सकती थी। उसके बाद है अर्देशीर की कंपनी ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 स्वाक फिल्में बनाई। तो अब इसमें क्या बताया गया है कि लेखक कहता है कि आलम आरा फिल्म ने भविष्य को कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही साथ यह वो फिल्म थी जिसमें एक इतिहास रचा और एक नए युग की शुरुआत हुई। तो अर्देशीर की कंपनी ने ही भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 फिल्में बनाई, स्वाक फिल्में बनाई। यह उनका भारतीय सिनेमा के लिए बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद क्या है कि इस फिल्म की नायिका, इस फिल्म की जो नायिका ली गई थी वो ली गई थी जुबैदा, और जो इसके नायक थे वो कौन थे, वो थे विट्ठल। ठीक है, लेखक बताते हैं कि आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी ही आकर्षक थी। जिस तरह लोग नए नए कार्यक्रमों की ओर आकर्षित होते थे, उसी तरह जब आलम आरा फिल्म प्रदर्शित हुई तो लोगों में उसका भी आकर्षण था। इस फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल जोल से बनी हिंदुस्तानी भाषा को लोगों के मध्य अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया था। और इस फिल्म में जो नायिका ली गई थी उसका नाम था जुबैदा, और जो उसके नायक थे वो थे विट्ठल, और ये उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। पारिश्रमिक होता है मेहनताना। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ कि विट्ठल को इस फिल्म से हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि उनको उर्दू बोलनी नहीं आती थी, वो उर्दू के संवादों को अच्छी तरह से बोल नहीं पाते थे। और जब उनको हटा दिया गया तो उनकी जगह पर महबूब नामक नायक को लिया गया, महबूब नामक। ठीक है, तो उनको हटा दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया, मुकदमा कर दिया। ठीक है, और उनका जो मुकदमा लड़ा था वो लड़ा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने उनका वो मुकदमा लड़ा। इस बात को लेकर वो अदालत में पहुंच गए थे कि भी पहले उनका चयन किया गया था और फिर उनको हटा दिया गया। तो उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो कि उस समय के मशहूर वकील थे। विट्ठल मुकदमा जीत गए और वो भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बना दिए गए। ठीक है, उसके बाद क्या था कि उनकी जो कामयाबी थी वो आगे भी लंबे समय तक जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक, नायक का अर्थ होता है अभिनेता, कलाकार, और स्टंटमैन का अर्थ क्या होता है, करतब करने वाला। तो इन दोनों ही रूपों में वो काफ़ी सक्रिय रहे थे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे थे, जो आगे चलकर फिल्मोद्योग के प्रमुख स्तंभ बने थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि भाई जो फिल्म थी वो बनकर अब तैयार हो चुकी थी। ठीक है, यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और यह 4 महीनों की कड़ी मेहनत से बनकर तैयार हुई थी। तो जो फिल्म थी हमारी आलम आरा, वो 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई थी और यह फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल रही, 8 सप्ताह तक। ठीक है, तो लोगों ने उसे काफ़ी पसंद किया। पूरे सिनेमा हॉल में बैठने की जगह तक भी नहीं होती थी। भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि पुलिस के लिए भीड़ को नियंत्रण करना मुश्किल
हो जाया करता था। तो इस फिल्म को इतना अधिक पसंद किया गया, इतना अधिक पसंद किया गया कि इसे देखने के लिए सिनेमा हॉलों में लोगों की भीड़ काफ़ी जमा हो जाती थी। उसके बाद इस फिल्म की समीक्षा की गई, जांच पड़ताल की गई और उन्होंने इस फिल्म को भड़कीली फिल्म करार दे दिया। भड़कीली फिल्म, ठीक है। तो उन्होंने इस फिल्म को भड़कीली फिल्म करार दे दिया था। क्यों? क्योंकि उसमें जो पोशाक प्रयोग की गई थी वो काफ़ी भड़कीली थी, ठीक है। भड़कीली भाषा का उसमें प्रयोग किया गया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव लिए हुए थी, क्योंकि यह एक नए तरीके से बनाई गई फिल्म थी, जिसमें गीतकार भी था, संगीतकार भी था, ठीक है। वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया गया था। पहले केवल मूक फिल्में ही बनती थी, उनमें किसी तरह के गीत, संगीत और संवाद नहीं होते थे, और यह एक नया परिवर्तन था जो लोगों को काफ़ी पसंद आया। और कहा भी गया है कि जो परिवर्तन होता है वो अपने साथ बहुत बड़े बदलाव लेकर भी आता है। तो इस फिल्म को जब तैयार किया गया तो जो उसकी रील बनी थी वो कितनी बनी थी? वो बनी थी 10,000 फुट, 10,000 फुट लंबी थी। और इस फिल्म को बनाने में कितना समय लिया गया था? 4 महीनों का समय। 4 महीने में यह फिल्म बनकर तैयार हुई थी और तब कहीं जाकर यह फिल्म तैयार हुई थी। तो बच्चों, अगर हम इस पाठ का निचोड़ निकालें तो वही यही है कि आपको ये बताना कि भारतीय सिनेमा जगत में पहले बोलती फिल्म कौन सी थी, कैसे बनाई गई, कौन कौन सी परेशानियां आई निर्माता निर्देशक को, ठीक है। जो उन्होंने पात्र चुने थे उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, और जब यह फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसका लोगों पर कितना असर हुआ। तो इस फिल्म के जो लेखक थे वो बताइए आप कौन है? मैं एक बार आपसे ही फीडबैक लेना चाहती हूँ। इसके जो लेखक थे वो थे प्रदीप तिवारी जी। ये प्रदीप तिवारी के द्वारा लिखा गया एक श्रेष्ठ निबंध है और उन्होंने फिल्मों के बदलते स्वरूप और सवाक फिल्मों के आगमन का सुंदर इसमें चित्रण किया है, ठीक है। इसमें जो हम एक बात थी वो और मैं आपको बताना चाहती हूँ वो क्या है कि आलम आरा के प्रदर्शन के बाद से जो गायक अभिनेता थे वो बड़े पर्दों पर दिखाए जाने लगे। सिनेमा में तकनीक की भाषा के स्थान पर सामान्य जन में प्रचलित भाषाओं का एक नवीन युग प्रारंभ हो गया था। अभिनेता और अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का प्रभाव उस युग के दर्शकों पर अत्यधिक पड़ रहा था। जैसे कि एक माधुरी नाम की फिल्म है और उसमें जो नायिका ली गई थी वो ली गई थी सुलोचना। माधुरी फिल्म की नायिका कौन थी? वो थी सुलोचना। तो इनका जो हेयर स्टाइल था वो इतना अधिक पसंद किया गया कि औरतों ने उनके ही हेयर स्टाइल जैसा बनाना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो वैसे भी जो आजकल की जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो हीरो हीरोइंस को देखकर ज़्यादा उन जैसा ही बनने की उनके मन में इच्छा रहती है। तो उस समय की जो औरतें थी उनके ऊपर भी काफ़ी सुलोचना का प्रभाव पड़ा। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बच्चों को यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको कहीं पर कोई भी समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं बिना किसी झिझक के। तो अब मैं इस पाठ को समाप्त करती हूँ।